अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध खत्म करने का ऐलान भले ना किया हो, लेकिन बाजार पिछले कुछ दिनों से जिस चाल से चल रहा है, ऐसा लगता है कि बाजार ने मान लिया है कि अब युद्ध नहीं होने वाला है, सीज फायर वगैरह हो गया, स्थायी तौर पर युद्ध रुक जाएगा। अब बाजार अगर मान चला है तो बाजार के इस मानने में कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है, एक बड़ा सवाल उठ के खड़ा होता है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन बाजार को लगता है शायद इस बार डोनाल्ड ट्रंप को ठीक से रीड कर लिया गया है। तो अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी कि भाई अब बाजार तो चल रहा है, तो हो गया, डर खत्म हो गया क्या, अब आगे बढ़ने का समय आ गया, तो हम लोग भी अपना पैसा वैसा लगाना शुरू कर दें क्या। और इस बीच रिजल्ट आने शुरू हो गए, तो इसका भी बाजार को हमेशा से बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तो रिजल्ट क्या इशारे कर रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हर कोई जानना चाहता है कि अभी तक जो भी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं उससे क्या नतीजा निकाला जाए। खासतौर से आईटी सेक्टर के जो रिजल्ट आए हैं दो कंपनियों के, क्या वो पूरे आईटी सेक्टर के लिए एक संकेत है या फिर कहीं से और ज़्यादा बेहतर उत्साहजनक आंकड़े आने वाले हैं। और ईरान वार ख़त्म भी हो जाए तो क्या इसका असर आने वाले दिनों में पड़ने वाला है क्या, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ेगा। एक और चीज़ मैं इस हफ्ते देख रहा था कि कई सारे फैक्टर थे। खबर जो थोड़ी सी चिंता जता रही थी वो था कि अल नीनो का इम्पैक्ट दिखना शुरू हो सकता है। तो अल नीनो मतलब मानसून सामान्य से कम होगा। जब भी ऐसा कुछ होता है तो कंजम्पशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ग्रामीण इलाकों जो डिमांड का एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होता है वहाँ पे दिक्कत होती है। तो क्या वो सारे टेंशन होंगे क्या, कुछ ऐसे सेगमेंट है जहाँ से बच के रहना चाहिए क्या, तो ये सारे सवाल उठ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं बाजार के दिग्गजों से पूछा जाए कि इन सारे सवालों का जवाब कैसे दिया जाए और कैसे देखा जाए। तो आज आवाज़ अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण राय और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं चार दिग्गज मेहमान हैं मार्केट के। सबसे पहले आपका परिचय करा दूँ संजय सिन्हा साहब से, जो कि साइट्रस एडवाइजर के फाउंडर हैं। सुदीप सर हैं जो जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। रॉकस्टेड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब हैं और एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में आज चाहता हूं कि पंकज जैन साहब आपसे किया जाए। बाजार को जो चिंता थी ईरान वॉर को लेकर के, तो ईरान वॉर तो सीज फायर हो गया, सीज फायर एक्सटेंशन वगैरह की बातचीत चल रही है, लेबनान वाला भी सीज फायर हो गया है। तो अब बाजार उस चिंता को छोड़ चुका, अब आगे निकल गया, माना जाए क्या, क्योंकि चाल तो कुछ वैसे ही बता रही है कि कुछ और माजरा है। लक्ष्मण जी नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो जो भी हम बात कर रहे हैं, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, आई थिंक जैसा आपने भी बोला, दिस इज विद द कैविएट कि ट्रम्प सबको प्रिडिक्ट करना कि अगले दिन वो क्या बोलेंगे क्या करेंगे बहुत ही मुश्किल काम है। बट स्टिल बीइंग इन स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, आई थिंक जो मार्केट्स हमारी होती हैं एक ऑप्टिमिस्टिक एनिमल है, एक फ्यूचरिस्टिक एनिमल है। और अगर हम उस चीज को देखें और एक धारणा लेके चलें तो आई थिंक मार्केट ये जो वॉर में जो भी 3-4 प्लेयर्स थे, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ईरान हो, लेबनान हो, या जो एक इसमें एक कोलैटरल डैमेज सी हो गई जो गल्फ नेशंस थे, और उसमें हम जैसे देशों का जिसका कोई भागीदार नहीं था, बट इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ता था। तो जो एक्टिव जो पार्टिसिपेंट्स थे एक्चुअल वॉर में, आई थिंक सारे पार्टिसिपेंट्स अब थक चुके हैं। आई थिंक इट्स सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसा चाह रहे हैं कि एक एमिकेबल, एक फेस सेविंग फॉर्मूला निकल के वॉर खत्म हो जाए, और मेरे को लगता है कि उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। दिस इज व्हाट द मार्केट इज ऑल्सो ट्राइंग टू प्रिडिक्ट एंड ट्राइंग कि दैट इज द मोस्ट लाइकली सिनेरियो। आई थिंक अगर उसे परसेंटेज टर्म में बोले, that is a 80 to 90% kind of a scenario. To go back to the war, to go back to bombing again, to go back to a very serious blockade of Hormuz Strait, I think market मान के चल रही है कि the worst is over और यहाँ से धीरे धीरे या aggressively अच्छा ही होना चाहिए। और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम मार्केट्स की भी आप दिशा देखें, जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वीक 700-800 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, पिछले एक महीने में बॉटम से देखें तो करीब 1800-2000 पॉइंट निफ्टी बढ़ चुका है। सो मार्केट मैं अपने इंडियन मार्केट्स की बात कर रहा हूं। एंड सिमिलर इज द थिंग्स अगर यूएस मार्केट्स की देखें, दे आर अगेन बैक टू द क्लोजर टू लाइफ टाइम हाइज। अगर हम जापान, कोरिया, ताइवान देखें, अगेन दोज आर अगेन काइंड ऑफ रोरिंग। सो मार्केट इसी आवाज से चल रहा है, अनलेस समथिंग ड्रामेटिक हैपेंस, यू टर्न ओपन्स। मेरे को नहीं लगता कि वॉर अब दोबारा एक रिन्यू, ठीक है, बीच बीच में एक वन अपमैनशिप चलती रहेगी, कुछ कुछ चलते रहेंगे। सो आई थिंक दैट इज व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू फोरसी, मार्केट इज ट्राइंग टू प्रेडिक्ट, मार्केट इज ट्राइंग टू लैच ऑन टू, और उसी आवाज से चल रहा है। और अगर हम भी उसी एक आवाज से लेके चले कि यहां से
क्या तीव्र गति से या एक स्लो स्पीड से थिंग्स वुड ओनली गेट बेटर। और हमारे अगर हम बेटरमेंट की बात करें, अपार्ट फ्रॉम ऑल द वायलेंस डिस्ट्रक्शन दैट इज हैपनिंग, हमारे लिए जो 2-3 बड़ी चीजें हैं, क्या क्रूड वापस 90 के नीचे सेटल डाउन होएगा, क्या जो हमारी करेंसी में एक सीरियस पिछले 2-3 महीने में वीकनेस आई थी उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, एंड जो बाकी उनसे जो इन्फ्लेशन रिलेटेड इश्यूज होंगे, गल्फ रिलेटेड इश्यूज होंगे जिसका में इनडायरेक्ट असर आता है, क्या उसमें थमाव आएगा। सो आई थिंक दैट इज व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू से। अब उसके अंदर हमारे मार्केट प्लेयर्स को वन हैज टू बी वेरी, जिसे हम बोलते हैं, सचेत रहना पड़ेगा कि उसमें भी सारे अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर्स नहीं चलेंगे। उसमें हमारे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं, कहां पर हमारे को अच्छा पैसा सेक्टर पे हम लोग ऐसा ना हो कि वॉर भी खत्म हो जाए, पैसा भी हमारा लगे और हमारा पैसा ना बने। सो दैट इज व्हाट आई थिंक वी शुड बी अवेयर और वी शुड बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि वॉर खत्म भी हो जाए, मार्केट चल भी दे, लेकिन आपका पैसा ना बने। ये बहुत हो सकता है इसमें, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको सचेत होकर के रहना है कि वॉर खत्म हुआ तो कहां फायदा होगा और कहां पैसा बनेगा। लेकिन दो जो चिंताएं आपने यहाँ पे पंकज जैन साहब बताई, वो चिंता है या फिर कहें कि दो पैमाना है जिसको आने वाले दिनों में बाजार देखना चाहेगा। वो है क्रूड, क्या 90 से नीचे सेटल होता दिख रहा है क्या? एक रूपी डॉलर का जो रिलेशन है वो बहुत रुलाया है पिछले दिनों बाजार को, ये एक बड़ा टेंशन रहेगा। संजय सिन्हा सर। तो देखिए, इसके बारे में बहुत अथॉरिटी के साथ कुछ भी बोलना लक्ष्मण जी इस समय में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्रूड के दाम आज जो ऊपर गए उसके पीछे दो कारण थे ना। एक तो ईरान की बमबारी के द्वारा कुछ जो प्रोडक्शन है उस पर असर पड़ा, और हॉर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉकेट के कारण जो सप्लाई के चैनल्स थे वो ब्लॉक हुए। तो ये सीज फायर के द्वारा अभी हॉर्मुज स्ट्रेट से पूरी तरह से सुचारू रूप से शिपिंग लाइंस चलना शुरू नहीं की है। कितना समय लगेगा उनको सुचारू रूप से चलने में, वो एक डिटर्मिनेंट फैक्टर होगा क्रूड के प्राइस के लिए। बट जो डिस्ट्रक्शन हुआ है ईरान की बमबारी से, उसमें हमें ना लक्ष्मण जी सिर्फ क्रूड पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें गैस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गैस की जो 17% जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी कतार की, वो अफेक्टेड थी। तो वो कब रिस्टोर होगी उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा एनर्जी सप्लाईज के प्राइसेस का नॉर्मलसी की तरफ लौटने पर। लेकिन जहां तक रुपी डॉलर का सवाल है, हमारे ख्याल से जो इंट्रा डे 30 या 31 मार्च को रुपी डॉलर 95 को क्रॉस कर गया था, और उस दिन कुछ आई थिंक 94-87 पे क्रॉस किया। उसके बाद से आरबीआई ने जो जो एक्शन लिए हैं उसके बाद रुपी में काफी स्टेबिलिटी आई है, और हम लोग जो स्टेबिलिटी इस वॉर के एरेना में देख रहे हैं उसका भी हमारे ख्याल से रुपी पर असर पड़ेगा, और रुपी की स्टेबिलिटी जो है वो मेरे ख्याल से वापस आ जानी चाहिए। एंड शायद ये एक कारण है जो कि हल्की फुल्की जो हम छींटे देख रहे हैं एफआईआई की पॉजिटिव नंबर की, शायद ये रुपी की स्टेबिलिटी से भी रिलेटेड है। ये एफआई वाली बात आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा कि ये क्या इंडिकेट करता है, ये इस पे मैं सुदीप सर से भी राय लूंगा। लेकिन आपने बहुत सही कहा कि वॉर खत्म भी होता तो इसका इम्पैक्ट कब तक रहेगा, ये एक बड़ा कंसर्न रहेगा। तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, आईईए का, वो कह रही है कि जो क्रूड के प्रोडक्शन है वो प्री वॉर लेवल पे जाने में उसको सुचारू रूप होने में 2 साल का समय लग सकता है। और तो ये अपने आप में कंसर्न होगा, 2 साल तक का समय लगेगा, 2 साल तक उथल पुथल मचा रहेगा। इस बीच दर्शकों को पता ही होगा कि यूएस ने फिर से जो ईरान पर सैंक्शन था उसको आगे एक्सटेंड करने से मना कर दिया, यानी अगले हफ्ते उससे सैंक्शन फिर से लागू हो जाएगा, ईरान का ऑयल आप खरीद सकते नहीं है। अब दवा बनाने की टैक्टिस जो भी है, लेकिन नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया, तो ये कंसर्न रहेगा। लेकिन एफआई की बात आपने की तो मैं इस पे आगे चल कर आना चाहता, क्योंकि आपने चर्चा छेड़ दी है। तो सुदीप सर, एफआई के जो आने हैं थोड़े ही मात्रा में आ रहे हैं, लेकिन आने शुरू कर दिए हैं 2 बार से, तो क्या ये लॉन्ग टर्म माना जाए या फिर जैसे बीच में एक बार आए थे फिर चले गए थे वैसा ही है कुछ? जी, मुझे तो लगता है ये टैक्टिकल मूव है लक्ष्मण जी। एक ट्रेंड के तरह इसको मान नहीं सकते हैं। अभी भी बहुत सारा अनिश्चयता है, जैसे पंकज जी, संजय जी कह रहे हैं, और मैं भी इससे सहमत हूँ कि वार करने की, जैसे आप भी कह रहे थे, हिम्मत या इच्छा अभी कोई भी जो रिलेटेड पार्टीज है उनका नहीं है। सबके लिए एक फेस सेविंग सोल्यूशन चाहिए,
और शायद किसी ना तरीके से एक फेस सेविंग सोल्यूशन करके सब लोग हट जाएंगे और अपने अपने पोजीशन जो भी है वहां से वापस हट जाएंगे। पर दुनिया को नॉर्मल सी देखने में बहुत टाइम लगेगा। अब जैसे आपने एनर्जी एसोसिएशन की रिपोर्ट की बात की, 2 साल लगेगा कह रहे हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स का डिफरेंट व्यू है, बट बाय एंड लार्ज जो भी प्रोडक्शन सफर हुआ है, क्रूड में हो, गैस में हो, एल्यूमिनियम में हो, हीलियम में हो, ये सब रेस्टोर होने में 1.5 से 2 साल की टाइम जरूर लगेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये सारे कमोडिटीज के प्राइस पे जरूर दबाव रहेगा। और जैसे हम लोग कह रहे थे कि क्रूड प्राइस पे भी दबाव रहेगा, और क्रूड का एक पुराने लेवल पे $60-70 बैरल ब्रेंट जैसे ट्रेड हो रहा था, वहां पे पहुंचने की कोई संभावना मुझे नहीं दिख रहा है। एक नया लेवल, एक रेंज आ जाएगा। हम लोगों का ख्याल है कि 80 से 90 के बीच में अगर सिचुएशन सब शांत हो जाता है तब भी 80 से 90 के बीच में क्रूड रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो अब देखिए इंडियन इकोनॉमी पे दबाव तो रहेगा ही, क्योंकि हम लोगों का जो assumption था, हम लोगों का जो इकोनॉमी एक कहा जा रहा था कि बहुत अच्छा मतलब गोल्डन पीरियड हो गया, सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव है, वहां से हम लोग दूर चले गए, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ जाना इंडियन इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। जो फिस्कल बैलेंस है उस पे इसका सीधा असर आता है, और करेंसी पे भी इसका असर आता है। तो मुझे तो लगता है करेंसी पे भी दबाव रहेगा और इंडियन इकोनॉमी पे भी दबाव रहेगा। इस माहौल में एफआईआईस का बड़ा एक बहुत ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न और कंटिन्यूअस बाइंग मुझे नहीं दिख रहा है। और तीसरी बात, और जो सबसे बड़ी बात है, वो है कि इंडियन कॉर्पोरेट्स का अर्निंग। अब देखिए इस साल के लिए जो करंट फाइनेंशियल ईयर हम बैठे हुए हैं, यहाँ से पहले से ये वार के पहले 10 से 12% के बीच में एक अर्निंग ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन था। अब वार के कारण रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वार्टर हम लोग सब कह रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर अर्निंग सफर करेगा, और अगर ऐसा होता है तो शायद अर्निंग्स ग्रोथ 10 से 12 से भी कम परसेंट ग्रो करेगा। और ऐसा अगर होता है, उसमें नॉर्मल ईयर में करेंसी डिप्रिसिएशन 3-4% होता है, कैपिटल गेन्स टैक्स 2-2.5% आ जाता है इफेक्ट उसका। तो सब मिला मिलू के एक एफआईआई ऑन एन एवरेज 5-6% रिटर्न दिख रहा है उसको। ये अगर स्थिति है इंडियन मार्केट में, तो क्यों आएगा? वो तो यूएस ट्रेजरी में लगाएगा और बाकी मार्केट्स में लगाएगा, और इंडियन मार्केट अभी भी सस्ता नहीं है। अब पे मल्टीपल अगर देखेंगे, ताइवान, कोरिया, चाइना, हर मार्केट की कंपैरिजन में इंडियन मार्केट के मल्टीपल्स अभी भी ज्यादा है। तो मुझे लगता है ये जो टैक्टिकल हम लोग बाइंग देख रहे हैं एफआईआईस की तरफ से, एक ट्रेंड के तौर पे इसको माना नहीं जा सकता। ये ट्रेंड के तौर पे नहीं माना जा सकता है, और 2 कंसर्न आपने बताए, एक क्रूड कहाँ जाएगा ये कहना मुश्किल है, और दूसरा कि क्रूड अगर मैनेज हो भी जाता तो आगे चल के इसका इकोनॉमी पे असर 1-2 क्वार्टर तक दिखेगा। अभिषेक अग्रवाल साहब, एफआई और क्रूड, इन दोनों पर आप कैसे देख रहे हैं, कितना कंट्रोल में रहने वाला है? देखिए लक्ष्मण जी, आई थिंक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन है। अगर हम मार्केट के इस करेक्शन को डिकोड कर दें, तो नंबर 1, हमारा मार्केट के अंदर में जो इतनी बड़ी करेक्शन है, उसका लार्जर इम्पैक्ट ये था कि हम एनर्जी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। क्रूड ऑयल इतनी जबरदस्त तरीके से एकाएक रेंज के बाहर चला गया, जो कि $100 के ऊपर की बात हो रही थी ड्यूरिंग द वॉर जोन, एंड एकाएक करेंसी पे भी हमारे प्रेशर आ रहा था। एंड अबाउट दैट द थर्ड लेयर जिस पे अभी आपने चर्चा की, एफआई की सेलिंग पिछले 2025 से लेकर अगर अभी तक हम ले लें पूरे साल की, तो करीबन $38 बिलियन की नेट सेलिंग जो है एफआई की हुई है, जिसके अंदर में करीबन 15 से $16 बिलियन की जो सेलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ मार्च महीने में ही थी। तो इतना मैसिव प्रेशर था एफआई के एंड से इंडियन मार्केट्स पे, जिसकी वजह से हमारा मार्केट जो है काफी हद तक बहुत ज्यादा करेक्ट कर गया। एट द सेम टाइम करेंसी पे भी प्रेशर था। सो वॉर के रुकने की वजह से ये जो ओवरसोल्ड टेरिटरी पे मार्केट था, वो अब हम रिबाउंड कर रहे हैं, वो रिबाउंड हम देख रहे हैं, और ये सस्टेनेबल मुझे लगता है। तो यहां से अगर हम बात करें कि भाई मार्केट में आगे फियर क्या हो सकता है, फियर ये हो सकता है कि यहां से अगर ये जो हालात है
वो हालात अगर बदल गए वापस, तो सर्टेनली मार्केट में करेक्शन रिज्यूम हो जाएगा। बट अदरवाइज वॉर तो किसी के हित में होता नहीं है, और जिस रीजन से लड़ा गया, आई थिंक सो वो नेगोशिएशन एक लेवल तक की हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट मार्केट का करेक्शन का जो ये फेज है, वो यहाँ पे मुझे थमता हुआ लग रहा है। तो पहले तो मेरा एक ये व्यू बनता है इंटरम में। नंबर 2 है कि मुझे काफी नहीं लग रहा इंपॉर्टेंट अपने कि पॉइंट का है कि करेक्शन का दौर खत्म होता दिख रहा है, ये यहां तक तो ठीक है। हाँ, नंबर 2 क्या कह रहे थे आप? मुझे लग रहा है कि $100 से ऊपर क्रूड ऑयल जाना मुश्किल है, क्योंकि जितने दिन तक ये सप्लाई का कंस्ट्रेंट बना हुआ था, वहां ओवर सप्लाई की जो सिचुएशन है, क्योंकि स्टोरेज बढ़ गई, राइट? अभी आप क्रूड ऑयल बना रहे हो, ऐसा तो था नहीं कि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ही रुक गया था, वहां का डिस्ट्रीब्यूशन रुक गया था। एंड अभी भी 25% से ऊपर की ऑयल प्रोडक्शन ईरान में ही है। तो वो वाली जो सप्लाई अब निकलेगी मार्केट के अंदर में, तो वहां पर इसलिए करेक्शन हमने देखा ये क्रूड ऑयल में, और मुझे लग रहा है ये बरकरार रहेगा। यस, ये पार्ट बिल्कुल सही है कि जो लॉस प्रोडक्शन को रिवैम्प करते करते जो समय लग सकता है, वो तो देखिए प्रोसेस की पार्ट हो गई। बट इसका मतलब ये मुझे नहीं लगता कि क्रूड ऑयल जिस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में अभी तक हमने देखा, क्या वो कंटिन्यू करेगा? मेरा व्यू है कि $100 के ऊपर जाना वापस वॉर को रिज्यूम होने के लिए ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो दैट इज माय अनदर पार्ट। थर्ड पार्ट इज मार्केट की स्टेबिलिटी में सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने प्ले किया है, तो वो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, डीआईआई। डीआईआई की अगर आप एसआईपी के नंबर लिख ले, रिकॉर्ड नंबर है, 32,000 करोड़ की मंथली एसआईपी आती है नेट। आई थिंक दैट अगेन इज अ रिकॉर्ड नंबर। मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बना हुआ था, इसलिए मार्केट में भले ही करेक्शन स्टीप है, इस पर तो दो राय वाली बात नहीं थी, मगर फिर भी मार्केट इससे भी बहुत ज्यादा खराब हो सकता था। बट क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पे अभी भी बने हुए हैं, इसलिए हमने रिकवरी में भी देखा कि बहुत जबरदस्त तरीके से जो अनडिप्लॉयड कैपिटल था, कैश था, वो हमने जल्दी से डिप्लॉय होते हुए देखा। इसलिए आप देखोगे मार्च और अप्रैल के बीच में नंबर अगर आपकी जो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे हैं, उस नंबर में इतना बड़ा बम्प इसलिए आ रहा है बिकॉज कंसिस्टेंटली जो पैसा शेयर मार्केट में आ रहा है, हमारे यहाँ के स्मार्ट फंड मैनेजर्स ने इमीडिएटली उसे डिप्लॉय नहीं किया, और कैश पोजीशन रखी होगी, सही समय पे सही एक्शन लेने की वजह से राइट टाइम पे आप मार्केट में एंट्री कर गए। तो टाइमिंग भी मैटर करती है, हमें मालूम है। और यहाँ पे डीआईआईज ने बहुत ही स्मार्टली पूरा का पूरा एफआई का प्रेशर एब्जॉर्ब प्ले किया है। किया। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल फैक्टर बुलिश है, मतलब ये एक अच्छा सिनेरियो बना हुआ है जो फिलहाल मार्केट को संभाल सकता है हमें कुछ समय के लिए। बिल्कुल समय के लिए संभाल सकता है। और आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि अब यहाँ से नीचे गिरने का की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वो डर लगभग खत्म हो रहा है। पंकज जैन साहब, सबसे बड़ा डर वॉर का था, अभी तक स्थायी तौर पे कुछ कहा नहीं गया है। अभी भी बाजार कुछ सुनना चाहता है क्या कि ट्रंप के साथ जो बातचीत होगी, दूसरे दौर की बातचीत जल्द हो जाए, वॉर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ईरान बात मान ले, इजराइल बात मान ले, लेबनान पे हमला ना करे। तो जब सारा कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब इंटरनेशनल सिनेरियो प्री वॉर स्तर पे चला जाए, तब बाजार को पुराने स्तर पे जाने में कितना टाइम लगेगा? देखो लक्ष्मण जी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मार्केट्स बड़ी फ्यूचरिस्टिक होती हैं और मार्केट्स बड़ी स्मार्ट होती हैं। एंड मार्केट डरपोक भी होती है, दे आर डेफिनेटली मच मच स्मार्टर। तो जो आपने अभी सेंटेंस कहे कि ये सब कुछ एक्चुअल जब साइन हो जाएगा, क्या उसके बाद मार्केट अग्रसर दौड़ेगा, आई थिंक तब तक तो मार्केट एक अपना शॉर्ट टर्म पीक बना चुका होगा। आई थिंक जिस तरह के इंडिकेशंस हैं, when the actual if that happens in recent times, actual sign of peace settlement किसी तरह का साइन होता है, या लॉन्गर टर्म सीज फायर किसी तरह की साइन होती हैं, जैसे ट्रंप जी कह रहे हैं कि अगर वो साइन होता है तो मैं शायद खुद चला जाऊं इस्लामाबाद साइन करने में। बट देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन कप एंड द लिप। तो हमें उस चीज का एक अंदेशा हर टाइम रहना चाहिए। बट जैसा मैंने अभी शुरू में कहा कि मार्केट ऐसा अंदेशा है, मार्केट मान के चल रहा है कि अब यहां से पॉजिटिविटी या पीस काइंड ऑफ सिनेरियो ज्यादा होना चाहिए, बजाय कि वॉर एंड एक्टिव बमबारी काइंड ऑफ सिनेरियो। तो उसी सीन पे हम भी अपने आप को लेके चल रहे हैं, उसी सीन पे हम अपने क्लाइंट्स को भी गाइड कर रहे हैं। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड ये है कि इसके बावजूद वंस, जैसे मैंने अभी कहा कि हम रीसेंट बॉटम से पिछले 3-4 हफ्ते पहले जो एक बॉटम बना था 22,200-300 का, वहां से ऑलरेडी करीब 2,000 पॉइंट निफ्टी बढ़ चुके हैं। एंड इफ व्हेनेवर दीज एक्चुअल इवेंट्स अनफोल्ड ओवर नेक्स्ट 5-7 days,
क्या निफ्टी यहां से 500-700 पॉइंट और बढ़ जाता है, और अगर बढ़ जाता है तो वी वुड बी समवेयर क्लोजर टू से 25,000 ऑफ निफ्टी, एंड वहां पर फिर मेरे को लगता है कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म रिचनेस आ जाएगी, रिचनेस इन टर्म्स ऑफ की मार्केट की वैल्यूएशन, एंड देन जो हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं दे मे कम इनटू एक्टिव पिक्चर। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह का सिनेरियो पिछले 1-1.5 महीने में देखा है हमने अपनी इकोनॉमी में, उसके अलग अलग फैक्टर्स रहे हैं, उसका किस तरह का इफेक्ट आता है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर पे हो, चाहे वो ईएमसी सेक्टर पे हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर पे हो, चाहे वो एनबीएफसी सेक्टर पे हो, चाहे वो आईटी सेक्टर पे हो, दैट इज टू द सीन। अभी तक के जो 3-4 रिजल्ट्स आए हैं दे हैव बीन न्यूट्रल काइंड ऑफ रिजल्ट्स। अभी आईटी के रिजल्ट्स आए हैं, कल 2-3 दिग्गज बैंकिंग के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो आई थिंक काफी सारे सिनेरियो, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट से एक वन वे ट्रैफिक बना रहेगा, बट उसमें जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, व्हाट वी आर ट्राइंग टू गाइड आवर क्लाइंट्स, जो हम हैंड होल्डिंग अपने क्लाइंट्स की कर रहे हैं कि ठीक है मार्केट चल रही है, मार्केट यहां से थोड़ी और भी चलेगी, बट यू हैव टू स्टे इन द रेलेवेंट सेक्टर, इन रेलेवेंट स्टॉक्स। आप अगर अभी भी नॉट सो परफॉर्मिंग सेक्टर्स में अपना पैसा लगा हुआ है, आपको लगेगा मार्केट 2-3 हजार पॉइंट निफ्टी चल भी गए, एंड आई हार्डली मेड आवर मनी। और उस रेलेवेंट सेक्टर्स को इफ आई हैव टू पिन पॉइंट दो सेक्टर्स, अगर मेरे को 4-5 सेक्टर्स का नाम लेना हो, आई थिंक डिफेंस इज वन। इसमें से ये चल भी चुके हैं, ऐसा नहीं है, इट्स नो रॉकेट साइंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। डिफेंस एज अ सेक्टर मेरे को लग रहा है इसमें एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है पिछले 1 साल में, चाहे वो जिस तरह से हमने वॉर लाइक सिनेरियो अक्रॉस द वर्ल्ड देखा है या अपने नेबर्स के साथ भी देखा है, आई थिंक एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है, एंड आई थिंक थिंग्स आर हियर टू चेंज, और उसका काफी सारा बेनिफिट हमारी जो अच्छी दिग्गज कंपनीज है उनको मिलेगा, और दैट इज द इफेक्ट। अगर हम अपने डिफेंस, जो मेजर डिफेंस फंड्स है म्यूचुअल फंड में देखें, तो पिछले 1 से 3 महीने में 8-8, 10-10, 12% रिटर्न आया, आई थिंक सो दिस इज वन इंडस्ट्री आई थिंक विच विल कीप ऑन बेनिफिटिंग, और इसमें हमारे को ध्यान रखें। ईएमसी सेक्टर्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स के जो होते हैं सारे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हुए, सर्किट्स हुए, ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स हुए, आई थिंक दिस इज, इसमें हमने देखा था कि वैल्यूएशन डिस्ट्रक्शन भी काफी हो गई थी, काफी नीचे वैल्यूएशन चली गई थी, तो वैल्यूएशन भी काफी अच्छी अट्रैक्टिव हो गई थी, और यहां से हम देख रहे हैं कि दिस इज वन स्पेस जहां पर हम देख रहे हैं कि एक अच्छा नया पैसा जा रहा है। हेल्थ केयर एज अ सेक्टर, फार्मास्यूटिकल के लिए मैं शायद वो बात नहीं बोल पाऊंगा, बट हेल्थ केयर एज अ सेक्टर, हॉस्पिटल एज अ सेक्टर, मेरे को लग रहा है कि उसमें वैल्यूएशन अच्छी हो गई थी। सो दीज आर कैपिटल मार्केट, आई थिंक नॉट टू फॉरगेट कैपिटल मार्केट, जिस तरह से ये सेक्टर चल रहा है और जिस तरह की वॉलेटिलिटी रही है पिछले 2-3 महीने में, जिस तरह के वॉल्यूम्स रहे हैं, आई थिंक दैट वॉलेटिलिटी हैज हेल्प दिस सेक्टर इन ग्रोथ। तो आई थिंक कैपिटल, और हमने अभी कल ही एक बड़ी दिग्गज कंपनी के रिजल्ट भी देखे, काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं। सो दिस इज वन सेक्टर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई थिंक दिस इज वन सेक्टर व्हिच 4 सेक्टर आपने बताया, मेटल्स हैज बीन एवरग्रीन, मेटल्स हैज बीन एवरग्रीन सेक्टर लक्ष्मण जी। तो इन 4-5 सेक्टर्स पे, सॉरी 4 सेक्टर आपने बताया, हाँ 5 आपने, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, हेल्थ केयर, कैपिटल मार्केट, मेटल। तो इसमें एक सेक्टर जो है वो कैपिटल मार्केट हम लोगों ने देखा वाकई अभी इस रैली में काफ़ी अच्छे चले हैं, और कई कंपनियां तो इसमें ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुकी है। तो कैपिटल मार्केट के साथ साथ और भी कुछ सेक्टर है जो आप ऐड करना चाहेंगे सिन्हा सर? क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जैन साहब ने कहा कि ऐसा ना हो कि रैली आए और आप इस रैली को मिस कर जाए, आपका पोर्टफोलियो रैली में शामिल ना हो। तो लक्ष्मण जी, पहले हम लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि हमारा नजरिया कौन सा है। क्या हम 1 महीने का नजरिया रखे हैं या 3 महीने का नजरिया रखे हैं, साल भर का या 3 साल का नजरिया, क्योंकि उस पर ही निर्भर करेगा कि आपने किस सेक्टर का चुनाव किया है। आपके प्रोग्राम पर मैं पहले भी आया हूं, उस समय भी मैंने कहा है कि कई बार संभव है कि अगर हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सेक्टोरल चुनाव करेंगे, तो हो सकता है कि हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी लूज कर जाएंगे, मिस कर देंगे। तो अगर आपने मुझसे पूछा तो मैं कहूंगा लक्ष्मण जी कि देखिए, पिछले 1.5 साल में जो बाजार का बिहेवियर रहा, और खास करके पिछले 1.5 महीने में जो बाजार का बिहेवियर रहा, उसने कम से कम क्रिस्टल क्लियर इस बात को तो कर दिया है ना कि हम को सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं डालने चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसमें डिफेंसिव स्टॉक्स और सिक्लिकल स्टॉक्स का सही मात्रा में सम्मिश्रण होना चाहिए। तो डिफेंसिव से मेरा मतलब क्या है? डिफेंसिव में आपके टेलीकॉम हो गया,
आज के संदर्भ में सॉफ्टवेयर को भी मैं डिफेंसिव मानूंगा। उसमें आप जैसा कि जैन साहब शायद कहते हैं हेल्थ केयर, तो वो एक सेगमेंट हो सकता है और इसमें ट्रेडिशनली तो एफएमसीजी को भी माना गया है, तो वो एक सेगमेंट हो गया। और दूसरा सेगमेंट है सिक्लिकल्स का, जिसमें कि कमोडिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की। सबसे पहला सवाल आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपका प्रोपोर्शन अब तक 50% डिफेंसिव और 50% सिक्लिकल का था, तो अब ये प्रोपोर्शन आपको बदलने की जरूरत है। आपका 60% से लेके 70% तक भी अगर आप सिक्लिकल में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और 30 से 40% ही डिफेंसिव में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपने ये एलोकेशन कर दिया तो फिर हम दूसरे लेवल पर आते हैं कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है। तो अपॉर्चुनिटी को लक्ष्मण जी मैं 4 बास्केट में बांटता हूँ। पहला अपॉर्चुनिटी का अवसर हमें तब मिलेगा जब क्रूड के प्राइसेस गिर रहे हैं और भी ज्यादा गिरेंगे। तो इसके बेनिफिशियरीज होंगे ऑटोज और केमिकल्स, पेंट की कंपनीज। दूसरा बास्केट अगर हम देखें तो दूसरा एविएशन, बास्केट एविएशन भी है, बिल्कुल सही आपने कहा। दूसरा बास्केट जो है, और उसे ये तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हुए लक्ष्मण जी, कुछ इसके इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी भी होंगे। ऐसी एनबीएफसी जो कि ऑटो लोन्स देती हैं या इस तरह के क्षेत्र में काम करती हैं, वो भी बेनिफिशियरीज होंगे। दूसरा बास्केट अगर मैं देखूं तो दूसरा बास्केट होगा जो बेनिफिट करेगा गैस की सुचारू सप्लाई से। तो इसके बेनिफिशियरीज होंगे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, सिरामिक कंपनीज और फर्टिलाइजर कंपनीज। इसके इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज होंगे जो फूड डिलीवरी कंपनीज हैं। तो ये दूसरा बास्केट हो गया। तीसरा बास्केट जो है वो उन सेक्टर्स का है जो बेनिफिट करेंगे मिडिल ईस्ट के रिकंस्ट्रक्शन से, क्योंकि जिस तरह की तबाही मची है मिडिल ईस्ट में, वहां पर रिकंस्ट्रक्शन भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो इसके बेनिफिशियरीज होंगे इंजीनियरिंग कंपनीज, पाइप कंपनीज। तो ये तीसरा बास्केट हो गया। चौथा बास्केट है जो कि दोनों डिफेंसिव और सिक्लिकल दोनों को स्ट्रैडल करता है। वो उन सेक्टर्स का है जहां पर जरूरत से ज्यादा पिटाई हो गई इस गिरावट में। अब जैसे कि चूंकि बॉन्ड के यील्ड्स ऊपर गए तो पीएसयू बैंक की पिटाई हो गई। आईटी क्षेत्र की कंपनीज की पिटाई भी कुछ ज्यादा हो गई। कहां पर एआई की स्टोरी खत्म हुई और कहां पर फियर की स्टोरी शुरू हुई वो पता ही नहीं चला, उनमें करेक्शन ज्यादा हो गया। तो जो अपने मेन प्राइस से रिकवरी हो गई वो चौथा बास्केट है। तो आप अगर इन चारों बास्केट में अपने सेक्टर्स और स्टॉक्स का चुनाव कर लेंगे तो इस रिकवरी में आप पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा खाली एक ही सलाह है कि आप थोड़ा 2 साल 3 साल का नजरिया रखें, क्योंकि मेरे ख्याल नजरिया से लेके चले। हाँ, क्योंकि हम लोग मार्केट में रैली की कगार पे हैं ना कि ब्रेकडाउन के। तो अगर हम रैली के कगार पे हैं तो हमें 2-3 साल का नजरिया देख के अपना पोर्टफोलियो आज बनाना चाहिए। तो 2-3 साल का नजरिया रखिए, और जो पोर्टफोलियो आपने बताया 3 हिस्से बांट करके, उस 3 हिस्से में आपने कई सारे सेक्टर रखे और सबके पीछे एक वैलिड रीजन यहाँ पे था। सुदीप सर, अगर सिन्हा सर के पोर्टफोलियो को देख लें और जैन साहब को, तो काफ़ी कुछ मार्केट का एक बड़ा हिस्सा कवर हो चुका है। आप इनमें से किसी एक दो को हाईलाइट करना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कुछ एडिशन है जो छूट गया है? जी नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कवर किया, पर मैं इसमें थोड़ा मेरे जो पसंदीदा सेक्टर्स है वो ऐड करना चाहूंगा, और शायद इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर भी किया है। एक क्षेत्र जहां पे मुझे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये तीनों सेगमेंट्स में मैं बुलिश हूँ, वो है फार्मा सेक्टर। मुझे लगता है इंडियन फार्मा सेक्टर एक स्थिति पे अभी पहुंचा है जहां से एक टेक ऑफ का स्थिति आया है, और आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन फार्मा सेक्टर से आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, एक जमाने में आईटी क्षेत्र टेक ऑफ किया था, और आईटी, अब इंडियन आईटी कंपनीज एक लेवल तक दिग्गज ग्लोबली माना जाता था। वैसे ही इंडिया फार्मा एक बेनिफिशियल कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स कह सकते हैं। चाइना +1, यूएस में कॉस्ट बेनिफिट और जेनेरिक और बाकी सारे जो इंडियन बायोसिमिलर्स वगैरह, जहां पे इंडियन कंपनीज का फोकस है, वहां पे ट्रम्प साहब का टैरिफ का नजर भी नहीं है, क्योंकि वो उनके हित में नहीं है। तो उनका फार्मा रिलेटेड टैरिफ तो सिर्फ पेटेंटेड ड्रग्स पे है, जहां पे इंडिया का
प्रेजेंस बहुत ही कम है, सिर्फ सन छोड़ के, और सन इज गोइंग टू ग्रो इन अ मच बिगर एंड बेटर वे. They are talking about acquiring Organon. So even Sun has its own trajectory. तो मुझे लगता है इंडियन फार्मा पे जरूर ध्यान देना चाहिए. वैल्यूएशन भी अभी तक आई वुड से रीजनेबल है कंपेयर टू द पोटेंशियल. हालांकि फार्मा सेक्टर को लेकर सुदीप सर, ये कहा जाता है कि फार्मा सेक्टर जो है बड़ा ही बहुत ही अग्रेसिव रिटर्न नहीं देता आपको, धीरे धीरे चलता है, ठीक ठाक रिटर्न देता है, जब कोई संकट आता है तो वहां भी आपको बचाता है. तो आप जो कह रहे हैं, आपका मानना है कि यहाँ से अग्रेसिव रिटर्न देगा, ऐसा? बिल्कुल. आप अगर थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं तो यहाँ से एग्रेसिव रिटर्न फार्मा सेक्टर देके जाएगा. आप मल्टीपल कंपेयर करिए, देखिए बाकी सेक्टर्स के मल्टीपल और फार्मा के मल्टीपल्स, और इसका पोटेंशियल देखिए. अब मुझे तो लगता है फार्मा सेक्टर बहुत जबरदस्त रिटर्न निवेशक को देगा अगर निवेशक थोड़ा पेशेंस रखे और इस सेक्टर में निवेश करे. साथ में मैं उसको इलाबोरेट नहीं करना चाहता हूँ. इंडिया में डोमेस्टिक हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स की बात करें, डायग्नोस्टिक्स कंपनीज की बात करें, यहाँ पे भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. हेल्थ टूरिज्म वगैरह, प्लस मोर एंड मोर पेनिट्रेशन इन द हिंटरलैंड, सब कुछ मिला के कंसोलिडेशन भी हो रहा है. तो एंटायर हेल्थ केयर स्पेस इन इंडिया आल्सो लुक्स वेरी गुड. दूसरा इसके लिए क्षेत्र हमें दो सेक्टर को लेकर के, हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर के और टूरिज्म सेक्टर को लेकर कभी कोई शक रहा ही नहीं. मुझे आज तक कोई हॉस्पिटल, ठीक ठाक भी हॉस्पिटल हो, नहीं दिखा जहां पे ओपीडी में भीड़ ना हो, डॉक्टरों के पास लंबी लाइन ना हो, आसानी से अपॉइंटमेंट मिल जाए. और ऐसा कोई टूरिज्म सेक्टर, टूरिस्ट स्पॉट नहीं दिखा जहां पे आम दिनों में लोगों की भीड़ ना हो. तो दो सेक्टर को लेकर हमेशा से मानता हूँ स्टॉक पता नहीं कैसे रिएक्ट करता हो, करेगा, लेकिन सेक्टर वाइज तो बड़ा बम है दोनों सेक्टर. एक और कुछ आप बोल रहे थे, फिर मैं जाऊंगा अभिषेक जी के पास. एक और सेक्टर का मैं जिक्र करूंगा, फिर आप अभिषेक जी का व्यू ले लीजिए. बीएफएसआई, शायद इसका चर्चा ज्यादा नहीं हुआ अभी तक. मुझे तो लगता है बीएफएसआई में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा. हाँ, इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा बहुत दिक्कत अभी आया हुआ है, और शायद ये दिक्कत अगला 2-3 क्वार्टर चलेगा, और मॉनसून अगर ठीक ठाक नहीं होता है उसका भी असर होगा. पर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए, और इंडियन जो बीएफएसआई, इस पे ध्यान दीजिए. हर सेगमेंट, आप बैंक्स की बात करें, प्राइवेट, पब्लिक, आप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की बात करें, जो ब्रोकिंग वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, उनकी बात करें, एक्सचेंज, गोल्ड लोन, इंश्योरेंस, मुझे तो लगता है ये हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, और लंबी अवधि के लिए यहाँ पे देना चाहिए. ज्यादातर डोमेस्टिक फोकस सेक्टर है, इसमें ग्लोबल जो हेडविंड्स है उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है. सेकेंडरी टर्शियरी इम्पैक्ट, इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ का इम्पैक्ट, वो सब है. पर फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एक रियल एक्चुअल हो रहा है, जबरदस्त हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जहां पे आने वाले दिनों में जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगा वैल्यूएशन पिकअप. बिल्कुल. दरअसल अब मैं अभिषेक जी के पास जा रहा हूं, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि अभिषेक जी कहें कि आप सबसे आखिर में आएँ, और मेरे पास कुछ वैसा सेक्टर बचा ही नहीं, बाकी तीनों लोगों ने काफ़ी कुछ बोल दिया था. अभिषेक जी, अगर कुछ आप ऐड करना चाहें तो बताइए. बाकी हमारे दिमाग में एक सेक्टर है जिसको चूंकि मैं गवर्नमेंट पॉलिसी भी फॉलो करता हूँ, तो वहाँ मैं देख रहा हूँ जब से ईरान वॉर शुरू हुआ है तब से सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर दी है, और लाखों की संख्या में नए कनेक्शन जा रहे हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन को ईज कर दिया गया है. अब ये सब चीज़ें कंपनी के रिजल्ट, कंपनी के कारोबार और कंपनी के शेयर पर दिखेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, वो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे. इस पे आपकी कोई राय हो, और बाकी अगर कुछ आप ऐड करना चाहें तो अभिषेक अग्रवाल साहब. तो लक्ष्मण जी, पहले आप ही के वाले पॉइंट को एड्रेस करूंगा, बिकॉज आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है. बिल्कुल ये सेक्टर पे नजर रहनी चाहिए. देखिए, कोई भी चीज जो ऑब्वियस होती है उसे तो बिल्कुल ही प्ले कर सकते हैं, राइट. यहाँ पे मैं अगेन दर्शकों को याद दिला दूं कि इंडिया की कई सारी स्ट्रेटेजिक डिस्कशन इस वॉर से पहले भी चली आ रही थी, जहां पे नई गैस लाइन कजाकिस्तान के वहां से इंडिया को रूट करने में पाइपलाइन के थ्रू प्लानिंग चल रहा था, बिकॉज इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो काफी बड़ी है, क्योंकि एक डेवलपिंग नेशन है. तो बड़ी ऑब्वियस है कि आपको अपने सोर्सिंग जो है वो मल्टीपल रखने पड़ेंगे और स्ट्रांग रखने पड़ेंगे, जिसको लेके पूरी दुनिया में बाकी कंट्रीज भी अपने अपने लेवल पे स्ट्रेटेजिक प्ले करती है, और हमने भी की है. और मुझे लग रहा है कि ये अब डिस्कशन थोड़ा एक्सेलरेट होगा. इसका मतलब है कि द फोकस विल बी कि एलएनजी जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस और एग्रेसिव होने वाला है. पॉलिसी और ओपन अप होगी,
और इस चीज को थोड़ा और फास्ट ट्रैक किया जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली ये गेम तो लॉजिस्टिक और एनर्जी का ही है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि सेक्टर में एक लॉन्ग टर्म बनता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डिफेंस और रेलवेज एक जमाने में इसका एक लॉन्ग टर्म प्ले बना था और 4-5 साल तक हमने एक कंसिस्टेंट बुल रन इनके कंपनीज में देखा था। सो जहां तक आपने ये पॉइंट रेस किया तो मैं बिल्कुल अलाइन हूँ। रही बात सेक्टर की, तो इसको थोड़ा मैं अलग तरीके से जवाब देना चाहूंगा कि सेक्टर अगर हम देखना चाहेंगे तो कैसा देखना चाहेंगे। मुझे लग रहा है कि मुझे पर्सनली डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी या डोमेस्टिक फोकस सेक्टर ही पसंद है। तो वहां पे मैं ये कहूंगा कि कोई भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी इंक्लूडिंग आईटी एंड फार्मा इज नॉट समथिंग मैं ज्यादा उस पर बुलिश रहूंगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि परफॉर्म नहीं करेंगे, बट अगर मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे खेलना है तो मुझे, जैसे मैंने कहा कि डीआईएस का जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया के मार्केट में जा रहा है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे हमारे देश वाले जो है वो मार्केट समझते हैं, हमारे देश को समझते हैं, उसके प्रोस्पेक्ट को समझते हैं। वैसे ही यहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर हम उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए सेक्टर्स को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि पैसा बनेगा। अब वो फाइनेंशियल हो या वो एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी हो, इंफ्रा हो, डिफेंस में आप बात कर लें वो हो, जो भी आत्मनिर्भर भारत बनाएगा उस सेक्टर में जो भी लीडिंग प्लेयर होगा, आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। भले ही उथल पुथल में करेक्शन आएंगे जाएंगे, कुछ मीडिया बात इंटरनेशनल लेवल पे करेगी, मगर आप रियलिटी नहीं हटा सकते कि जहां साइज है और इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी है, वहां पे ये प्लेयर तो पे रहेंगे और पैसे भी बनाएंगे। तो मुझे लग रहा है ये करेक्शन में उन सेक्टर्स को बिल्कुल बनता है एक अपॉर्चुनिटी देखने जैसे। इसमें दो चीजें मैं पूछूं आपसे अभिषेक जी। एक, डोमेस्टिक कंजम्पशन में दो कंसर्न मुझे दिख रहे होते हैं कि शुरू में जब चाइना के साथ हम लोगों का बॉर्डर इशू आया था तो बिल्कुल हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, मेक इन इंडिया रहना है, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को इज आउट किया, फिर से इंपोर्ट एक कंसर्न डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और दूसरा, अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करें तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी उसका एक बड़ा पार्ट होता है। तो जिस तरीके से अब खबर आ रही है कि अल नीनो का इम्पैक्ट रहने वाला है, मॉनसून सामान्य से कम रहेगा, तो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन में सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा अभी कुछ क्वार्टर तक सताएगा। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि कुछ जगहों पे चीजें ऑब्वियस है। सो अगर मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसे हम ब्लाइंडली अक्रॉस द सेक्टर लगा दें। जैसे कुछ जगहों पे कंसर्न है तो हमें वहां पे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और वहां पे एलोकेशन होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज कुछ नेचर से रिलेटेड है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ जियो पॉलिटिकल रिस्क से अगर इंक्लाइंड है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट मोटा मोटा अगर हम ये समझें कि अपॉर्चुनिटी कहाँ बनती है, तो उस अपॉर्चुनिटी के अंदर में मैं यही कहना चाहूंगा कि यस, चाइना के कुछ हमने स्टेप्स लिए, फिर थोड़े पीछे गए, मगर वो इसलिए लिए क्योंकि डिमांड हमारी ज्यादा है, सप्लाई डिपेंडेंट अभी भी हम बाहर से है। अगर डोमेस्टिक में उसे बढ़ावा दिया जाएगा तो हम धीरे धीरे उस रेशियो को बदल सकेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट का फोकस कहीं बदला है, मगर आप ये भी तो नहीं कर सकते ना कि आज अगर आपको एक्स चीज चाहिए और वो आपका कंटिन्यूस कंजम्पशन पैटर्न है, और क्योंकि इंडिया वो बना नहीं रही है तो आप उसका इंपोर्ट ही बंद कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट का एक ये भी एक प्रेशर पॉइंट रहता है कि हम एकाएक पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। बट फोकस में अगर आप बात करें गवर्नमेंट की इंसेंटिव स्ट्रक्चर को आप लेके बात करें, आप पॉलिसी पे पॉलिसी निकाल लें, आप तो देखते भी हैं, आपने खुद ही मतलब काफी हद तक इस पे समझा हुआ है कि हमारा इंटेंट जो है वो बड़ा क्लियर है, और इंटेंट पे पॉलिसी एक्शन भी क्लियर है, और पॉलिसी एक्शन में ग्राउंड लेवल पे अगर आप जाके देखेंगे कैपेक्स जो कि ये कंपनियां कर रही है वो भी है। समय तो लगेगा और समय के पीछे ही इन्वेस्टमेंट कहलाता है, और वही इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहलाता है। वही अपॉर्चुनिटी पे हम सब बात कर रहे हैं, और आई एम प्रीटी श्योर कि जो आपके देखने वाले इन्वेस्टर्स हैं जो भी है, वो उनको समझ में आ रहा होगा कि अब हम किस डायरेक्शन में हमारा कंफर्ट बनाना चाहिए। कंफर्ट बनाना, बिल्कुल। इस सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। पंकज जैन साहब, मॉनसून टेंशन देगा किसी सेक्टर को? कंसर्न है आप लोगों के लिए? देखो लक्ष्मण जी, मॉनसून डेफिनेटली जो हमारी इकोनॉमी है हर साल कंसर्न रहा है, बट व्हाट हैज हैपेंड ओवर लास्ट फ्यू इयर्स आई थिंक इतना बड़ा कंसर्न नहीं रहा है। आई थिंक क्योंकि पहले क्या होता था कि मानसून जो है सो मानसून आमतौर पे सामान्य रहा है पिछले कई सालों से, लेकिन अब जिस तरीके से हो रहा है कि सामान्य से कम मानसून रहेगा, और ऐसे समय में आ रहा है जब ईरान वॉर की वजह से फर्टिलाइजर क्राइसिस की भी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। तो इस वजह से मैंने कहा कि कंज्यूमर सेगमेंट, रूरल डिमांड ग्रोथ, ये सब पे लोग चिंता या सवाल उठा रहे हैं।
नहीं बिल्कुल, देखो लक्ष्मण जी, ये चिंताएं पहले भी थी, अब थोड़ी एग्रवेट हो गई हैं, और ये जो ईरान वॉर हुई, आई थिंक दैट वाज समथिंग लाइक आउट ऑफ सिलेबस, और उसकी वजह से जो फर्टिलाइजर को लेके जो दाम बढ़े, आई थिंक वो एक अलग चीज है, एंड ये हम मान के चल रहे हैं कि होने आने वाले वक्त में हो सकता है दैट फैक्टर में स्टेबलाइज। बट मानसून जो जिस तरह के अनुमान आ रहे हैं, जिस तरह के एल नीनो इफेक्ट बता रहे हैं कि अपनी जो एक नॉर्मल जो रेंज होती है उससे 3 से 4% कम हो सकती है। सो आई थिंक एज ऑफ नाउ मार्केट को वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर दैट विल एक्चुअली हैपन और नॉट, इट इज टू बी सीन। उसके अलावा अगर ऐसा हो भी जाता है और फिर भी एक पर्टिकुलर रेंज में बहुत ज्यादा एक ड्राई आउट सिनेरियो नहीं रहता है, तो हमारी इकोनॉमी अब काफी रेजिलियंट हो गई है। रादर आई वुड से जो आज से 10-15 साल पहले हमारा जो पूरा एक एग्री सिस्टम मानसून डिपेंडेंट काफी ज्यादा होता था, वो धीरे धीरे डिपेंडेंस कम होती जा रही है। जो इरिगेशन चैनल्स बनते जा रहे हैं, वो आई थिंक जो गवर्नमेंट इस फील्ड में जो गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं, उससे काफी हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ गई है, काफी हमारा एग्री सेक्टर आगे बढ़ गया है। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग। तो एज ऑफ नाउ, टू सम इट अप, मेरे को नहीं लग रहा कि मार्केट इस चीज पे बहुत ज्यादा चिंतित है। कि डेफिनेटली आने वाले वक्त में देखना चाहेगा, जिस तरह का अंदेशा आ रहा है, क्या उससे भी ज्यादा कम मानसून रहती है, तो मे बी दैट वुड बिकम अ फैक्टर, दैट वुड बिकम अ फैक्टर फॉर रूरल कंजम्पशन और उसको रिलेटेड एक्टिविटीज, उसको रिलेटेड सेक्टर। बट अभी मेरे को लगता है कि मानसून को लेके बहुत ज्यादा मार्केट को कंसर्न नहीं है। जो मार्केट को 2-4 कंसर्न ज्यादा है, आई वुड पुट इट एज ऑफ नाउ, अपार्ट फ्रॉम द वॉर, आई थिंक जो एक और जो पॉजिटिव सेक्टर जो कि शायद बहुत ज्यादा हम अभी चर्चा नहीं कर पाए, दैट हैज बीन पावर एंड पावर इक्विपमेंट। जो इस वॉर ने हमारे को दिखाया या पिछले दिनों जो हमने देखा, आई थिंक नाउ एवरीबडी एज अ कंट्री ऑल्सो, एज अ कंपनी ऑल्सो, एवरीबडी इज गैम्बलिंग कि जो मेरी पावर नीड्स हैं, जो मेरी एनर्जी नीड्स हैं, मैं उसको प्रोटेक्ट करूं और आगे तक को देखूं कि मेरे को एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स हैं या नहीं है। सो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा है कि जो पावर इक्विपमेंट में जो एक रैली देखने को मिली है, और उसमें मैं नहीं बोलना चाहिए, पावर इक्विपमेंट में जो काफी सारी कंपनीज हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ एमएनसी टाइप ऑफ कंपनी, जहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एफआईज के भी काफी अच्छा रुझान रहता है। सो दैट हैज बीन वन सेक्टर जो कि एक्टिवली उभर के आया है। ठीक है, वैल्यूएशंस अब डिसेंटली रिच हो गई हैं, यहां से और कितना बढ़ेगा दैट इज टू बी सीन। बट मेरे को लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब इनमें वैल्यूएशन थोड़ी सी कम होंगी, आई थिंक दिस वुड बी वन सेक्टर विच वुड कंटिन्यू टू डू वेल। सो ये एक हमारे को लगता है कि अपार्ट फ्रॉम अदर और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, विच वुड डू वेल। उसके अलावा एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, इन सारी चीजों के बाद भी क्या वो फैक्टर होगा विच कुड एलिवेट आवर मार्केट टू द नेक्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखे हुए तो भी मेरे को नहीं लगता कि आवर मार्केट शुड बिहेव इन अ वेरी लीनियर फैशन, इन अ जैसे होता है एयरक्राफ्ट टेक ऑफ काइंड ऑफ फैशन, कि अब यहां से जो 22,300-400 से एक रैली आई है, on a smaller dips we would continue to climb the mountain। शायद ऐसा नहीं होगा। Our market would still behave in a roller coaster kind of fashion, जहां जहां valuations reach होंगी, market could see sharp falls also। इनमें कहां पर ट्रेजेक्ट्री में एक लॉन्गर ब्रॉड बेस रैली आ सकती है, दैट वुड डिपेंड कि एफआईज का क्या नजरिया रहता है। एफआईज जो कि पिछले 1-1.5 साल से बड़े कंसिस्टेंट, बड़े लार्ज सेलर्स हैं, क्या उनके नजरिए में थोड़ा फर्क आएगा? क्या वो वापस पैसा इंडियन मार्केट में डालेंगे? क्या वो जो इमर्जिंग मार्केट्स की एलोकेशंस हैं टुवर्ड्स कोरिया, ताइवान, चाइना, इमर्जिंग तो नहीं बोलना चाहिए चाइना को, या एशियन मार्केट्स में, उस एलोकेशन में इंडिया दोबारा उनके स्ट्रक्चर में आएगा? तो दैट इज टू बी सीन। वो आई थिंक वक्त ही बतला पाएगा। उसका शायद बहुत क्लियर कट जवाब ना मेरे पास है ना किसी और के पास है। सो दैट वुड बी वन फैक्टर। कोशिश करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे हम लोग, ब्रॉडर बेसिस मार्केट्स अब ज्यादा हेल्दी रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ज्यादा हेल्दी लेनी चाहिए, लेकिन एफआईज आपने बहुत सही कहा, इस पे लोग अब थोड़े से उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत आने शुरू हो गए हैं, तो ये आना उनका जारी रहेगा। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अगर नहीं आएंगे, फिर से मुंह मोड़ लेंगे, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं।
ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बाजार में जो रौनक लौटी है, ये रौनक क्या इशारे कर रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले पंकज जैन साहब ने पावर सेक्टर का एक जिक्र किया था, एफआई का जिक्र किया था। एफआई का पे आगे आऊंगा, लेकिन पावर सेक्टर को लेकर संजय सिन्हा सर मेरा दो व्यू है। एक कि पावर सेक्टर में एक कह सकते हैं कि उसका नजरिया बदला है सरकार का या फिर पावर सेक्टर की जरूरतों का। पहले ये था कि गैस बेस्ड पावर प्लांट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन इंपोर्ट निर्भरता इतनी थी कि वापस से कोल वालों को लगाया गया। कोयला तो अपने पास इंपोर्ट की जरूरत है नहीं, आप कोल बेस्ड पावर प्लांट को बढ़ावा दीजिए। तो ये एक सेगमेंट कोल सेक्टर और कोल बेस्ड पावर प्लांट। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत फिर से महसूस की गई। पहले भी जरूरत महसूस हो रही थी, सरकार उसको बढ़ावा दे रही थी, हम लोग बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन अब लग गया कि नहीं, लॉन्ग टर्म में हमें कच्चे तेल पर निर्भरता कम करनी है, सीएनजी पे कम करनी है, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए पावर इक्विपमेंट और कोल बेस्ड पावर प्लांट, ये तीन सेगमेंट को कैसे आप देख रहे हैं संजय सिन्हा सर? तो लक्ष्मण जी, ये जो पावर की अपॉर्चुनिटी इंडिया में है, मेरे ख्याल से नई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसको अगर आप देखें तो सरकार ने कुछ साल पहले ही रिजॉल्व कर लिया था कि रिन्यूएबल पावर हमारे पूरे पावर जनरेशन का 50% हिस्सा होगा, और हमने समय से पहले उस टारगेट को अचीव भी कर लिया काम था। करना शुरू कर। तो ये तो बिल्कुल विदित है कि सरकार एकदम बिल्कुल कर्मठ है कि रिन्यूएबल पावर को प्राथमिकता दी जाएगी। ये जो बाजार के पर्सपेक्टिव से अगर आप एक देखें मिनट, तो बाजार ने इस बाजार के पर्सपेक्टिव से संजय सर, ये बाजार के पर्सपेक्टिव से तो रिन्यूएबल पावर को लेकर के अब हमें एक इन्वेस्टर को शेयर के नजरिए से उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जो उत्साह मतलब पहले था वही बरकरार है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये अपॉर्चुनिटी चूंकि बाजार ने 2 साल पहले देखी थी और उस अपॉर्चुनिटी को काफी हद तक मार्केट के रैली में भी देखा गया। एक समय था जहां पावर के स्टॉक्स अनाप-शनाप तेजी से भाग रहे थे, और अगर किसी भी पावर जनरेटिंग कंपनी का रिन्यूएबल पावर के प्रति रुझान था तो उसको वैल्यूएशन भी ज्यादा मिल रहे थे। लेकिन एक समय के बाद बाजार ने उस सेक्टर में प्रॉफिट भी बुक किया, और दूसरी बात ये हुई कि जो अपॉर्चुनिटी बाजार में प्रस्तुत हुई पावर सेक्टर में, वो तीनों सेगमेंट्स में थी। पावर जनरेशन में भी था, पावर ट्रांसमिशन में भी था, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी था। लेकिन हर क्षेत्र में अलग-अलग कठिनाइयां बाजार को बाद में फेस करनी पड़ी। रिन्यूएबल के क्षेत्र में मतलब सॉरी, जनरेशन के क्षेत्र में वैल्यूएशन भाग गए। ट्रांसमिशन के क्षेत्र में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कई बार डिलेड हो गए, या ऑर्डर इनफ्लो में थोड़ी-सी ढील हुई, तो उसके बाद उनकी वैल्यूएशन में थोड़ा-सा करेक्शन हुआ। और रहा डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पर स्मार्ट मीटरिंग इतनी तेजी से बढ़ी, तो उसके कारण कंपनीज़ जो इस सेक्टर में पार्टिसिपेट कर रही थी, उनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल बिल्कुल बिगड़ गई। तो चैलेंजेस रहे। आज जब हम दोबारा इस बात को अपने सामने रख रहे हैं कि क्या पावर सेक्टर में दोबारा बाजार के पर्सपेक्टिव से अपॉर्चुनिटी उभर रहा है, तो मेरे ख्याल से हाँ, बिकॉज़ एक सोबराइटी, या कहिए कि एक जो वैल्यूएशन में करेक्शन हुआ, बाजार को ये भी परखने का समय मिला कि कौन सी कंपनी प्राथमिकता लेगी अपने-अपने सब सेक्टर्स में, उसका जब एहसास हुआ, तो अब काफ़ी क्लीन अपॉर्च्युनिटीज़ इस सेक्टर में हैं। लेकिन ये सेक्टर जैसा आई थिंक जैन साहब कह रहे थे, ये मेरे ख्याल से लक्ष्मण जी, ये एक नियर टर्म अपॉर्च्युनिटी नहीं, ये मेरे ख्याल से एक मल्टी ईयर अपॉर्च्युनिटी है, और इसमें समय-समय पे हमें बहुत अपॉर्च्युनिटी बार-बार देखने को मिलेगी। और जैसा कि बाजार में होता है ना, वैल्यूएशन तो कभी भी बहुत शराफत से डिस्कवर होता नहीं है। एक्सेसेस दोनों तरफ होंगे। हम ओवर वैल्यूएट भी हो जाएंगे इस सेक्टर में, अंडर वैल्यूड भी होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इट इज अ मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि हमें कई बार पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। सुदीप सर, पावर सेक्टर में कोई पावर बचा है कि नहीं बचा है? जी बचा है, मैं वेट कर रहा था। देखिए, दो एरिया में मुझे लगता है संजय जी ने बहुत अच्छी तरह से पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन की बात की। मुझे लगता है और दो एरिया जहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है मुझे। एक तो पावर इक्विपमेंट। अब पावर इक्विपमेंट की मजे की बात
ये है कि ऑफ कोर्स इंडिया में नए पावर प्लांट्स लग रहे हैं, जबरदस्त पावर कैपेसिटी एडिशन हो रहा है और इसके चलते ऑर्डर बुक उनका फुल है और इसके साथ-साथ दुनिया भर में भी पावर सेक्टर पे फोकस आया है सिग्निफिकेंट वे में और इंटरनेशनल ऑर्डर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऑर्डर बुक बहुत अच्छा तगड़ा दिख रहा है और कुछ-कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो कि कोई ऐसे कंट्रीज के पेरेंटेज है कि वहां पे बहुत बड़ा कामकाज हो रहा है पावर में और उसका बेनिफिट इंडिया लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस है तो इन कंपनीज को मिलना शुरू हो गया है आने वाले दिनों में और भी होगा तो पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र है वहां पे जरूर ध्यान देना चाहिए अच्छे कंपनीज है वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज ग्रेट पेरेंटेज यहाँ पे ध्यान दीजिए दूसरा 2 मिनट और समय लूंगा दूसरा एक क्षेत्र क्योंकि हमारे यहाँ इतना पावर कैपेसिटी और पावर रिलेटेड एक्टिविटीज हो रहा है इसके कारण पावर रिलेटेड फाइनेंसिंग का डिमांड भी जबरदस्त बढ़ रहा है और इतना बड़ा फाइनेंसिंग कमर्शियल बैंक्स कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए जो पावर फाइनेंशियल्स है स्पेशलाइज्ड पावर फाइनेंशियल्स है उनके लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है अगला 5-10 साल तो सारे जो पावर फाइनेंशियल्स हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए उनके लिए भी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है बाकी सेगमेंट सेक्टर्स सबने कवर किया ऑलरेडी ये बाकी सेगमेंट यहाँ पे अभिषेक जी से पूछ ले तो कहीं ये भी पावर पे कुछ नजरिया रखता है फिर हम लोग आगे चलेंगे आईटी पे अभिषेक जी जी जैसे कि मैंने लक्ष्मण जी स्टार्टिंग में कहा कि एनर्जी जो है वो मुझे अच्छी लग रही है तो ग्रीन एनर्जी सोलर एनर्जी विंड एनर्जी जहां पर भी हमें ये बाहर से जो क्रूड आ रहा है उसको उस डिपेंडेंस को कम करे वो सारी जितने भी सेक्टर्स है या उसको आप चाहे फाइनेंसिंग में ले ले डिस्ट्रीब्यूशन में ले ले प्रोडक्शन में ले ले वो सारी कंपनियां जो है वो मुझे पसंद है एंड आई थिंक जो भी अभी तक चर्चा हुई है इस पैनल पे रिलेटेड टू दिस सेक्टर आई थिंक जो काफी हद तक होलिस्टिकली हमने ये सारी बातें कर ली है सो आई एम श्योर अभी इन्वेस्टर्स कैन पिक अप व्हाट दे प्रेफर टू टेक अ बेट ऑन नहीं जो इन्वेस्टर जहां फंसे हुए हैं उसमें दो सेक्टर है वो है एक आईटी है दूसरा है बैंक क्योंकि इस रैली में बैंक बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं तो अभिषेक जी इस पे मैं आपसे पूछूंगा लेकिन शायद पावर वाले पे कुछ जैन साहब बोलना चाह रहे थे पंकज जैन सर लक्ष्मण जी 2 टिप्पणियां मैं करना चाहूंगा जो भी हमारी पिछले 5-10 मिनट में डिस्कशंस हुई हैं एक तो पावर एज अ स्पेस आई थिंक जो सुदीप जी भी कह रहे थे अगर इसमें देखें पावर जनरेशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर इक्विपमेंट आई थिंक अगर इन तीनों एक सेक्टर के सबसेट देखें आई थिंक पावर इक्विपमेंट जो स्पेस है आई थिंक वो सबसे अच्छे एक फैंसी स्पॉट में है अगर हम विज इन्वेस्टर्स की के अगर बात में सोचे कि विच इज द प्लेस विच इज बेस्ट सुटेबल टू इन्वेस्ट एंड जनरेट गुड मनी आई थिंक पावर इक्विपमेंट एज अ स्पेस आई थिंक वहां पर इश्यूज सबसे कम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे अच्छी है जो मार्जिन है काफी अच्छे हैं बैलेंस शीट काफी अच्छे हैं ऑर्डर बुक काफी अच्छी है जो एक प्रोबेबल अगर किसी तरह से एनपीएज या बेड डेट जिसे हम बोलते हैं वहां पर सबसे कम है एंड वहां पर सारी समस्या क्वालिटी ऑफ कंपनीज है काफी पावर इक्विपमेंट आपने एक अच्छा सेगमेंट बताया आई थिंक पावर इक्विपमेंट एज अ स्पेस हाँ पावर और एक और चीज जहां पर अच्छी संभावना है पहले कह रहे इस पे आऊंगा हाँ मैं आऊंगा आगे आऊंगा आपके पास एक चीज बीच में रोक दिया था अभिषेक जी को जरा उनसे मैं पूछ लूं अभिषेक जी 2 चीजें आईटी पे मैं समय समय पर आपसे पूछता रहा हूं मैं आईटी को कैसे देख रहे हैं क्योंकि 2 कंपनियों के नतीजे आ गए बहुत मजा आया नहीं तो ये इसको पूरे सेक्टर के को पेंट किया जा सकता है इसके नतीजे से कि नहीं और एक और सेक्टर संक्षिप्त में बता दीजिएगा बैंक को लेकर के फिर मैं जाऊंगा जैन साहब के पास लक्ष्मण जी आईटी वाली जो स्टोरी है वो सिंपल वे में अगर मैं यही रिजल्ट जो आई हुई कंपनी पे अगर कमेंट करूं कि सपोज अगेन रिकमेंडेशन तो कुछ भी नहीं है बट फैक्चुअली इंफॉर्मेशन ही मैं शेयर कर रहा हूँ कि जो गाइडेंस आई है विप्रो की वो ये कहती है कि हम ग्रोथ जो है वो 2% के आसपास सीक्वेंशली ग्रो करेंगे अब आप ये स्टॉक को अगर आप देखें इस साल के परफॉर्मेंस को लेके तो 20% से ऊपर का करेक्शन तो स्टॉक में आ गया 15% से ऊपर सेक्टर करेक्ट कर चुका है और निफ्टी उसी के सामने करीबन 8% है तो इतना मैसिव अंडर परफॉर्मेंस आईटी का पूरे सेक्टर को लेके अगर हम देखें निफ्टी के ओवरऑल वेट्स पे वो इसलिए दर्शाता है क्योंकि यहाँ ग्रोथ नहीं आती है नाउ आप बायबैक कर लें या फिर आप कोई दूसरा कुछ भी कर लें बट अल्टीमेटली गेम ये है कि एआई के अंदर में जो वेव आ रही है और उससे रिलेटेड जो चिपसेट दिख रहे हैं जो निवेडिया जैसी कंपनी गेन कर रही है या फिर चैट जीपीटी या उसके अराउंड में जो और 2-3 कंपनियां हैं वो जो गेन कर रही है अपना ट्रैक्शन मार्केट शेयर या एक कहने की न्यू एज
आईटी इवॉल्विंग है, वहाँ ट्रेडिशनल आईटी की ज्यादा कोई स्पेस नहीं है। अब यहाँ पे इंडिया में बैंक अगर जीसीसी पे अगर कहीं कुछ हो तो फिर वहां वाली हम कंपनी दे सकते हैं। बैंक पे आते हैं, बैंक पे देखिए ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि वहां एक कंसिस्टेंट मार्जिन हमने देखा है हमेशा मेंटेन होता है। आगे पीछे थोड़ी बहुत जब इस तरह की इकोनॉमी में उथल पुथल होती है तो हम थोड़ा बहुत इधर भी देख लेते हैं, बट अगर आप देखें यहाँ काफी वैरायटी है। आपको चाहे एसएमई में प्ले करना हो या फिर आपको अनसिक्योर्ड पे प्ले करना हो या कंज्यूमर पे आपको प्ले करना हो, आई थिंक वहां पे चॉइस अपनी अपनी है। बट मुझे लग रहा है कि एक स्टेबल साइड है यहाँ पे, आप अंडरवेट नहीं हो सकते। आप पिकअप कर सकते हैं कि आपको प्राइवेट साइड में जाना है, सरकार के पीएसयू में प्राइवेट। जाना है। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप ये कहें गवर्नेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से और ग्रोथ के हिसाब से तो प्राइवेट गाइज आर स्टिल डूइंग बेटर। हालांकि पीएसयू में आपको हमेशा एक Valuation? वैल्यूएशन का गैप दिखता है। देखिए पीएसयू में हमेशा एक वैल्यूएशन का गैप आपको दिखेगा। लोग सोचते हैं कि भाई वैल्यूएशन इतना बड़ा गैप है तो यहाँ ले लें, बट वैल्यूएशन का गैप रहना इसलिए क्योंकि उसका फंडामेंटल रीजन है और वो हम सबको मालूम है कि हाउ दे ऑपरेट। आई थिंक मालूम आई है, वुड लाइक ठीक है, टू स्टिक क्योंकि अराउंड विद शो का प्राइवेट। समय, हाँ प्राइवेट के साथ जाएंगे। शो का समय चूंकि खत्म होने वाला है, पंकज जैन साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, बीच में रोक दिया था आपको। पंकज जैन साहब संक्षिप्त में बताइएगा, फिर हम लोग शो को यहीं समाप्त करेंगे। नहीं, लक्ष्मण जी, सिर्फ दो चीज की मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। जहां तक आईटी और बैंकिंग जी। की अगर हम बात करें, अगर हमारे मार्केट्स को क्लोजर टू हाइज जाना है, आई थिंक बैंकिंग ऐसा क्षेत्र है, हमने देखा हिस्टोरिकली बिना बैंकिंग सेक्टर के परफॉर्मेंस के, बिना बैंकिंग इंडेक्स के परफॉर्मेंस के वो नहीं जा सकता। और अगर हम एक क्वार्टर पहले देखें, आई थिंक बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग इंडेक्स, एनबीएफसी वर डूइंग प्रीटी वेल। और जो पिछले 2-3 महीने में हुआ उससे ये चिंताएं हुई कि एमएसएमई सेक्टर, एसएमई सेक्टर में हो सकता है कि थोड़ा सा पेन देखने को मिले और उससे बैंकिंग सेक्टर को और खासतौर से एनबीएफसी सेक्टर को असर देखने को मिले। जो एक इंटरेस्ट रेट फॉलिंग काइंड ऑफ सिनेरियो हो गया था, उसमें लगा के एक थमाव आएगा। बट अगर ये वॉर सिनेरियो खत्म हो जाता है, एमिकेबली सेटल हो जाता है, वी में अगेन सी अ गुड sort of a bounce back, sustainable rally in banking sector. So between IT and banking, अगर मेरे को दोनों में से एक चीज चूज करनी हो, I would still go with the banking. IT मेरे को लगता है कि एक मार्केट परफॉर्मर रहेगा, मार्केट आउट परफॉर्मर अभी ना बने। ठीक है, काफी अच्छी अट्रैक्टिव वॉल्यूशन हो गई हैं। बहुत अच्छा लाइन आपने कहा, परफॉर्मर रह सकता है, आउट परफॉर्मर शायद रहे। आईटी में कुछ एक मिड कैप स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे, बट आईटी vis-a-vis बैंकिंग, मेरे को लगता है कि बैंकिंग वुड बाउंस बैक फास्टर देन आईटी। चलिए, तो ये आपने राय दी है और कमोबेश यही अभिषेक अग्रवाल साहब भी कह रहे थे, बैंकिंग ज्यादा बेहतर, आईटी को लेकर वो उनका नजरिया बहुत अच्छा था नहीं। बहुत सारे सेक्टर हैं, लेकिन अब चूंकि समय यहीं पे खत्म हो रहा है इसलिए मैं उस पर चर्चा कर नहीं पाऊंगा। लेकिन आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।